जय भीम साथियों। वैसे तो कोरोना की वजह से सब लोग लॉकडाउन हैं और इतने लंबे समय से आपसे बात नहीं हो पाई। मैं आपको याद होगा, पहले हम लोग अपने कैंप ऑफिस पे लगातार मिलते रहते थे, बात करते रहते थे, मीटिंग के माध्यम से अपने समाज के मुद्दों पे चर्चा करते थे और जहाँ से भी कोई समस्या हमारे संज्ञान में आती थी उसको हम आपके साथ मिलकर सोल्व किया करते थे। लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है आपके साथ बातचीत कम हो गई है और सामाजिक जो मीटिंग हम लोग करते थे वो तो बंद हो गई है। तो बहुत दिन से मन था कि आप लोगों से कैसे बात करूं, तो मुझे विचार आया कि क्यों ना फेसबुक लाइव करूं और आप लोगों से बात करूं और आपसे समाज के ऊपर चर्चा करूं, कोरोना के ऊपर चर्चा करूं। और अभी भी आपको बहुत सारी समस्याएं आ रही होंगी, तो वो समस्याएं आपके माध्यम से प्रश्न के रूप में मुझे मिले ताकि मैं उनका जवाब दे सकूं। तो सबसे पहले तो मैं आप सबसे अपील करूंगा कि इस कोरोना के दौरान जो सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं, हम लोग को चाहिए कि हम उस गाइडलाइंस का 100% पालन करें। क्योंकि अभी कोरोना का कोई ठोस इलाज नहीं बन पाया है, कोई वैक्सीन तैयार नहीं हो पाई है, जांच जारी है, हमारे वैज्ञानिक खोज में लगे हैं, बहुत जल्दी इसके लिए इलाज निकल के आएगा। और धन्यवाद करेंगे कि हम दिल्ली के महान डॉक्टर्स का, जिन्होंने प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से इसका इलाज करने की शुरुआत की है और उसमें सफलता अर्जित की है। तो आज एक बात जरूर है, एक प्रश्न है जो कई बार परेशान करता है। पिछले कुछ समय से, जब से कोरोना फैला है, ये महामारी फैली, अरबों लोग लॉकडाउन हैं और लाखों लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में अंदर घर में बंद रहते हुए बहुत लोग अपने आप को असहज स्थिति में महसूस करते हैं। वो चाहते हैं जल्दी से कोरोना खत्म हो, जल्दी से पीछा छूटे, क्योंकि कई प्रकार की बंदिशें हम सबके ऊपर आज इस कोरोना बीमारी से बचने के लिए लागू हुई हैं। लेकिन जरा सोच कर देखिए उन बंदिशों के बारे में जो धर्म के आधार पर समाज ने हमारे लोगों के ऊपर लगाई, और वो बंदिशें 2-4 साल नहीं, 10-20 साल नहीं, बल्कि हजारों साल तक हमारे ऊपर लागू रही। सोचो किस तरह ऐसी बंदिशों का हमने सामना किया होगा। आज समय आ गया कि समाज को चाहिए कि ऐसी बंदिशों को खत्म करे, सब लोगों को मुख्य धारा में आने का मौका दे, सबको साथ मिलके अब देश से इस जातिवाद रूपी इस कोरोना को भी जड़ से खत्म करने का समय आ गया है। तो साथियों, चलिए आपसे बात करते हैं अलग अलग मुद्दों पर। तो जो पहला मुद्दा है उसमें मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ, जो मुझे कई बार परेशान करता है कि हमारे समाज को पहले हिंदू धर्म के आधार पर शिक्षा से वंचित रखा गया और शिक्षा के साथ साथ संपत्ति अर्जित करने पर, व्यापार पर बंदिश लगा के हम लोग को विकास के रास्ते को बंद करके रखा गया। लेकिन जैसे तैसे हमारे समाज के महापुरुषों ने संघर्ष किया और विशेष रूप से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संघर्ष के बाद उनके बनाए संविधान के माध्यम से हमारे पढ़ने के लिखने के रास्ते खुले, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन मिला, शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन मिला और धीरे धीरे हम लोग विकास के रास्ते पर चलने लगे। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा दूरी तय भी नहीं की थी कि इसी दौरान शिक्षा को प्राइवेटाइज करने का काम सरकारों ने शुरू कर दिया। एक एक करके पूरे देश के अंदर धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल्स, कॉन्वेंट स्कूल्स, पब्लिक स्कूल खुलते चले गए। धीरे धीरे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज खुलते चले गए और वहाँ शिक्षा इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है कि एक बच्चे को पढ़ाई के ऊपर एक साल में अगर देखें तो 1 लाख से ऊपर का खर्च आ रहा है, जो हमारे समाज के, मैं समझता हूँ 95% इस देश के दलित, आदिवासी, अति पिछड़े वर्ग के लोग और मैं समझता हूँ स्वर्णों में भी जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर तबका है, वो भी इतनी महंगी शिक्षा का खर्च नहीं उठा सकता। तो ऐसे हालात में मैं एक उम्मीद करता हूं, जब चारों तरफ एक अंधकार सा बढ़ गया था, लग रहा था कि शिक्षा बड़ी मुश्किल से तो मिली थी लेकिन धीरे धीरे वो छीनती जा रही है। इस महंगाई के दौर में हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे? ऐसे में कम से कम दिल्ली की सरकार ने पूरे देश की सरकारों को एक रास्ता दिखाया, शिक्षा के अंदर अभूतपूर्व परिवर्तन किया और एक ऐसी शिक्षा नीति ला के शुरुआत की जिसमें चुनौती स्कीम बनाई, जिसके अंदर और भी कई प्रकार की स्कीम बनाई, जिसमें हैप्पीनेस कुरिकुलम बनाया, एंटरप्रेन्योरशिप कुरिकुलम बनाया और शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन लाकर शिक्षा को गरीबों के लिए भी सुगम बनाने का प्रयास किया। मैं समझता हूँ पूरे देश की सरकारों के लिए एक ये रास्ता है। लेकिन आज बात सरकार के काम की नहीं हो रही है, बात हो रही है कि हमारे समाज को ऐसे हालात में आगे बढ़ने का मौका कैसे मिले जब वो
कई क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा पीछे छूट गए हैं। तो आइए इन मुद्दे पर बात करते हैं। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले हम लोग सामाजिक शक्ति के बारे में बात करें, सामाजिक परिस्थिति के बारे में बात करें, तो हम लोग लगातार हजारों वर्षों की गुलामी के बाद जैसे तैसे आज़ाद हुए और संविधान के माध्यम से अधिकार मिले, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार केवल सवर्णों को कोसने से, केवल किसी पर्टिकुलर एक धर्म को कोसने से काम चलने वाला नहीं है। हम लोग कहते हैं कि हमारे साथ जातिवाद हुआ है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे दलित, आदिवासी, अति पिछड़े वर्ग के लोगों के अंदर आपस में अंदर जातिवाद नहीं है? क्या हम लोग एक दूसरे को छोटा नहीं समझते हैं? क्या हम लोग अपने ही लोगों को कमजोर करके नहीं आते हैं? क्या हम लोग आपस में रोटी बेटी का रिश्ता कर रहे हैं? क्या हम लोग आपस में बराबरी का सम्मानपूर्वक व्यवहार करते हैं? अगर हम इस मुद्दे पर बात करेंगे तो हमें समझ आएगा कि अब स्वर्णों को कोसने से काम चलने वाला नहीं है और हमें अपनी गलतियों से सबक सीखना होगा। क्योंकि संविधान के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने तो हमारे विकास के रास्ते खोल ही दिए हैं, लेकिन उस रास्ते के खुलने के बाद, उससे पहले जब बाबा साहब को पढ़ते तो जो सीख उन्होंने हमें दी, जो शिक्षाएं उन्होंने हमें दी और जिस तरह समाज के इस आंदोलन को आगे लेके वो चलना चाहते थे, आपको याद होगा जब चक्कीपाट बौद्ध विहार का उन्होंने आगरा के अंदर आकर उसके निर्माण होने के बाद उसका उद्घाटन किया, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि भाई मैं इस कारवां को बड़ी मुसीबतों के बाद, बहुत ज़्यादा कष्ट झेलने के बाद इस कारवां को यहाँ तक लेके आया हूँ, अपने लोगों को हक अधिकार दिला पाया हूँ, और अब अगर मेरे बाद इस कारवां को अब आगे ना भी ले जा पाए तो कम से कम इस कारवां को पीछे मत जाने देना। लेकिन क्या कारवां आगे बढ़ रहा है? क्या जो उम्मीद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़े लिखे हमारे समाज के लोगों से की थी, क्या हम उस पर खरे उतरे हैं? तो इन मुद्दे पे मैं समझता हूँ चर्चा करनी चाहिए, और चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अक्सर हम दूसरे लोगों को दोष देते हैं। दूसरे लोगों को दोष देने की बजाय मैं समझता हूँ कि हमें अपना भी अवलोकन करना चाहिए, हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी करना चाहिए, अपने अंदर भी झांक के देखना चाहिए कि हम अपने मिशन के प्रति कितने ईमानदार हैं, अपने समाज के प्रति कितने ईमानदार हैं, हम मानवता को कितनी तवज्जो देते हैं, क्या मानवता हमने अपने आपस में कायम की है। तो जब हम इन सब बातों के ऊपर बात करेंगे तो पता लगेगा कि बाबा साहब ने अपने जीवन काल में 4 अखबार निकाले। उन्होंने बहिष्कृत भारत निकाला, उन्होंने मूकनायक निकाला, उन्होंने जनता निकाला, उन्होंने समता अखबार निकाला, बाद में जनता का नाम बदलकर प्रबुद्ध भारत रखा। उन्होंने अपने जीवन काल में भारत की हितकारिणी सभा एक संगठन बनाया, उन्होंने अपने टाइम में समता समाज संघ बनाया, उन्होंने समता सैनिक दल बनाया, उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई, उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई, उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई, उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा बनाई, उन्होंने दिल्ली शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन बनाई। अनेकों संगठनों को उन्होंने निर्माण किया। लेकिन देखने वाली बात है कि उनके बाद बामसेफ भी बना। आज बामसेफ के बहुत सारे टुकड़े हो चुके हैं, आज भारतीय बौद्ध महासभा के टुकड़े हो चुके हैं, आज समता सैनिक दल के टुकड़े हो चुके हैं, और आज हमारे इतने सारे संस्थान जितने हम लोग के, इतने शायद किसी और के नहीं होंगे। आज कबीर भवन पूरे देश में मिल जाएंगे, रविदास भवन पूरे देश में मिल जाएंगे, अंबेडकर भवन पूरे देश में मिल जाएंगे, वाल्मीकि भवन पूरे देश में मिल जाएंगे, और वो भवन आपसी झगड़े का केंद्र बन गए हैं। क्या हम लोग आपस में सबको एकजुट करके सही दिशा में, जो रास्ता बाबा साहब ने दिखाया था, क्या उस दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते? ये सवाल मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, पूरे समाज के लिए है। दूसरी बात, इसके साथ साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इस कोरोना के दौरान हम ये देख रहे हैं कि लोग एकदम डर गए, और निसंदेह कोरोना से पहले भी महामारियां आई हैं, महामारियां आई हैं और आके चली भी गई हैं। उसमें कई बार कई महामारियों में लाखों करोड़ों लोगों की जान गई है। ये कोरोना आया है, कल को मुझे लगता है मानव का मस्तिष्क इतना शक्तिशाली है, कल को इससे भी हम लोग जीतेंगे। हमारे वैज्ञानिक, हमारे डॉक्टर्स, हमारे शोधार्थी बहुत जल्दी इसकी भी वैक्सीन लेके आएंगे और इससे भी निजात मिलेगी। लेकिन एक प्रश्न है जो परेशान करता है कि महामारी समय समय पर अलग अलग खंडकाल में आई है, हजारों साल में कई बार आई है, और हजारों लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की जान गई है, लेकिन वो महामारी खत्म हुई है। ये जाति
वाद रूपी स्पष्टीकरण करते आए हैं। तमाम तरह की खतरनाक बीमारी कीटाणु उसके अंदर होते हैं, उसको उससे लड़ते हुए वो लोग ये सफाई का काम जारी रखे, मरे हुए जानवरों को निस्तारण का काम जारी रखे। हमारे समाज के लोग निर्माण के काम सारे हमारे लोग करते हैं, उत्पादन का सारा काम हमारे लोग करते हैं। खेत पे अन्न हम उगाते हैं, लेकिन खेत की जमीन में हमारा हिस्सा नहीं है। क्या जमीन कोई माँ के पेट से लेके पैदा हुआ है? क्या प्राकृतिक संसाधन कोई माँ के पेट से लेके पैदा हुआ है? भारत का मूल निवासी होने के नाते, भारत का नागरिक होने के नाते, भारत की धन संपदा में, संपत्ति में, जल जंगल जमीन में क्या हमें हमारा हिस्सा नहीं मिलना चाहिए? क्या इस ओर हमारे सर्वोच्च न्यायालय का, उच्च न्यायालयों का ध्यान नहीं जाता? बात जब आती है रिजर्वेशन की तो तरह तरह के हमले होते हैं और जातिवाद के लिए लोग रिजर्वेशन को जिम्मेदार ठहराते हैं। मैं कहता हूं ये रिजर्वेशन तो अभी आया है, इससे पहले 4000 साल से किस वजह से जातिवाद हम लोग झेल रहे थे? उसका कारण तो रिजर्वेशन नहीं था। तो वजह रिजर्वेशन नहीं है, बल्कि ये वजह है हमारे धर्म में जो हमारे पूरे समाज को 4 मंजिला इमारत के रूप में जो बांट दिया गया। ऊपर ब्राह्मण, उसके नीचे क्षत्रिय, उससे नीचे माले पर वैश्य, उससे नीचे माले पर शूद्र और उसके नीचे उसके नींव में अति शूद्र यानी SC/ST के लोग। तो वो उसमें एक माले में रहने वाले समाज को दूसरे माले में एंट्री करना अलाउड ही नहीं है। और उसमें जो जातिवाद जो हमारे धर्मशास्त्रों में है, उसने जातिवाद को बढ़ावा दिया है। तो क्या हम लोग आज अगर लोग रिजर्वेशन को जिम्मेदार ठहराते हैं तो मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। और मैं समझता हूँ सरकारों की जिम्मेदारी है कि सरकारें खुद पूरे देश में सर्वे करवाएं और जमीन का प्राकृतिक संसाधनों का विकेंद्रीकरण आर्टिकल 38 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से जो सरकारों को जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो डायरेक्शंस दी गई है, उस डायरेक्शन को सरकारें मान नहीं रही हैं। पूरे देश की सरकारों को उसको मानते हुए संसाधनों का विकेंद्रीकरण सब में समान रूप से करना चाहिए। ये एक रास्ता हो सकता है। तीसरे अध्याय में मैं बात करना चाहता हूँ कि हम लोग अपनी सामाजिक शक्ति को अपनी ताकत क्यों नहीं समझते। अगर आज बात करें देश में जो जनसंख्या है वो लगभग 135 करोड़ है। इस 135 करोड़ों में 35 से 40 करोड़ लोग हमारे SC और ST के लोग हैं और 65 से 70 करोड़ अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए SC, ST, OBC के लोगों की जनसंख्या 135 करोड़ में 110 करोड़ बैठती है। लेकिन जब संसाधनों की बात करें तो इस 110 करोड़ में के पास इस देश का मैं समझता हूँ 20% भी धन नहीं होगा। 80% धन तो केवल 2-4 करोड़ लोगों के पास होगा। तो क्या देश के जो संसाधन है उसका ईमानदारी से विकेंद्रीकरण हुआ है? क्या वो समाज को जो मिलना चाहिए था वो हिस्सा उसको मिला है? लेकिन आज मैं कहता हूं कि उनको छोड़ दीजिए, हम उनसे उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने न्याय किया नहीं है। आज न्याय की उम्मीद दूसरे से करने के बजाय हमें एक स्ट्रेटेजी के तहत काम करना पड़ेगा। हमारी जो ये 110 करोड़ के आसपास की जनसंख्या है, अगर OBC में पैसे वाले ताकतवर OBC को हटा भी दिया जाए, चूंकि वो अपने आप को काउंट नहीं करता है, सुविधा लेता है लेकिन काउंट नहीं करता है, उसको अगर अलग निकाल दें तो कम से कम 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो लोग अगर एकजुट हो जाएं, अगर आप अपने अंदर व्याप्त जातिवाद को खत्म कर दें और एकजुट होकर अपनी संख्या को अपनी ताकत के रूप में परिवर्तित कर दें। क्योंकि मैन पावर सबसे ज्यादा हमारे पास है, हुनर सबसे ज्यादा हमारे पास है, बाई बर्थ कौशल हमारे अंदर है। हम लोग सभी प्रकार के निर्माण का काम करते हैं, सभी प्रकार के उत्पादन का काम करते हैं। इसको हम लोग अपनी ताकत बना लें। दूसरी बात, हम लोग जितनी हमारी जनसंख्या है, इस जनसंख्या में अगर उसको परिवार में उसको बांट दें तो कम से कम 25 लाख करोड़ परिवार हमारे हैं। 25 लाख करोड़ परिवार, एक परिवार कम से कम महीने में 5,000 रुपया खाने के ऊपर खर्च करता है। जैसे गांव दूर दराज देहात में हो सकता है 2-3 हज़ार रुपये में भी घर का खर्च चलाते हों, जो बहुत ही ज़्यादा गरीब है। और बहुत लोग ऐसे जो लाख लाख रुपये महीना करते हैं, 50,000 खर्चते हैं, 20,000 खर्चते हैं। तो अगर एवरेज अगर केवल 5,000 भी मान ली जाए तो 5,000 रुपया महीना प्लस 12 महीने से गुना करके उसको 25 करोड़ परिवारों से अगर गुना कर लें तो ये संख्या इतनी बड़ी एक आर्थिक शक्ति के रूप में नजर आएगी कि हम अगर इसको अपनी आर्थिक शक्ति को पहचान लें और फिर उस पर स्ट्रेटेजी बना के काम करें। चूंकि वो बात मैं फेसबुक लाइव में नहीं करूँगा,
कि हम आर्थिक शक्ति पहचान को उसको कैसे चैनलाइज करें, उस शक्ति का कैसे इस्तेमाल करें, और जो सामाजिक शक्ति लगभग 100 करोड़ लोगों की है 135 करोड़ में से, इसका कैसे इस्तेमाल करें, इस पर हम लोग विचार विमर्श करके चर्चा करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी ताकत हो सकती है, इतनी बड़ी ताकत हो सकती है कि जो लोग आज हमारे बारे में नहीं सोच रहे हैं, जो लोग आज भी हमारे हक को मार रहे हैं, जो लोग आज भी हमारे ऊपर शोषण कर रहे हैं, आज भी हमारी माँ बहन की इज्जत लूट रहे हैं, आज भी हत्याएं कर रहे हैं, आज भी हमारा लगातार बदस्तूर शोषण जारी है, आज भी मुंह रखने पे हमें मार दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है, आज भी घोड़े पे चढ़कर बारात निकालने पर हमारे ऊपर हमले कर दिए जाते हैं, तो आज भी हमारी बस्तियां जला दी जाती हैं। तो मैं समझता हूँ अगर हम अपनी इस 100 करोड़ 110 करोड़ की ताकत को सामाजिक शक्ति के रूप में एकजुट कर लें तो किसी से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई हमारे ऊपर हमला करने की हिम्मत कर नहीं सकता। और आर्थिक शक्ति को और पहचान को उसको भी यहाँ संयमित कर लें, संचित कर लें, तो ये शक्ति इतनी बड़ी होगी, कोई बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हमें इग्नोर नहीं कर सकता। हम देश के सबसे बड़े कंज्यूमर हैं, देश के ही नहीं पूरे दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर हम लोग हैं। तो अपनी शक्ति को ताकत के रूप में हम लोग एकजुट करके और सही दिशा में अगर इस्तेमाल करेंगे तो मैं समझता हूँ हम लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं और समाज का बेहतर तरीके से विकास हो सकता है। साथियों, अगर आप ईमानदारी से देखें तो इस 4000 साल की गुलामी के दौरान पहली प्रथम क्रांति तथागत बुद्ध ने की। बुद्ध के बाद हमारे समाज में अनेकों महापुरुष हुए, बुद्ध कबीर हुए, संत गुरु रविदास हुए, नानक हुए, तुकाराम हुए, फूले हुए, गाडगे महाराज हुए, अच्युतानंद हुए, बिरसा मुंडा हुए, पेरियार हुए, नारायण गुरु हुए, साहूजी महाराज हुए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मानव कांसीराम साहब भी हुए। वहाँ से होता हुए ये मानवता के अधिकार का आंदोलन वहाँ से चला और आज यहाँ तक आ पहुँचा है। तो अब उनमें से कोई भी नहीं है हमारे बीच, तो क्या हम में से किसी को डॉक्टर अम्बेडकर नहीं बनना चाहिए? क्या हम में से किसी को मानव कांसीराम नहीं बनना चाहिए? क्या हम लोग आज भी इस उम्मीद से बैठे हैं कि बाबा साहब आके हमारे अधिकार की लड़ाई को लड़ेंगे? पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये सामाजिक आंदोलन चलाने का रास्ता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दिखा के गए। उनकी स्पीचेज, उनकी राइटिंग्स आप उनको पढ़ें, उसमें सारा मार्ग दिखाया गया है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी कैसे आगे बढ़ा जा सकता है उसका मार्ग भी दिखाया गया है। पत्रकारिता कैसे बेहतर हो सकती है उसका मार्ग भी दिखाया गया है। अपनी सामाजिक शक्ति को कैसे हम एकजुट कर सकते हैं उसका मार्ग भी दिखाया गया है। हम अपनी आर्थिक शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं उसका भी मार्ग दिखाया गया है। और हम लोग बिना किसी, देखिए पहली बात समझ लें, मेरा एकदम मत क्लियर है, औजार हथियार के दम पर, ताकत के दम पर इस लड़ाई को जीता नहीं जा सकता। इस लड़ाई को केवल विद्वता से, काबिलियत से, योग्यता से, ज्ञान के आधार पर, ज्ञान के दम पर और डॉक्टर बाबा साहेब के बनाए संविधान की ताकत का इस्तेमाल करके हम न्यायपूर्ण तरीके से लड़के निश्चित तौर पर अपने समाज को संपूर्ण आज़ादी दिला सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने निश्चित तौर पर हमें आज़ादी दिलाई, संवैधानिक अधिकार दिला दिया, संविधान दे दिया, लेकिन अभी संपूर्ण आज़ादी की लड़ाई बाकी है, क्योंकि अभी भी देश के कोने कोने में हमारे लोगों के साथ झुंझाती हो रही है। और मैं समझता हूँ जिस तरह ये कोरोना आया है, इस कोरोना में डॉक्टर्स इस कोरोना से लड़ने के योद्धा आज हैं और होना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। नर्सेस, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना के योद्धा हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, उनकी इज्जत होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो लोग मलमूत्र उठा के सफाई का काम करते हैं, आज पूरी सफाई व्यवस्था देख रहे हैं हजारों साल से, और खासतौर पे आज के डेट में, उनको भी कोरोना का योद्धा के तौर पे इज्जत और सम्मान मिलना चाहिए। उनको भी उनकी समय पर सैलरी मिलनी चाहिए। और जो लोग आज भी खबरें आती है कि जानवर मर गए, जानवर को आज भी वो निस्तारण करने नहीं करेंगे तो एक और महामारी फैल जाएगी, बीमारियां फैल जाएगी, जो सब है पशु का वो सड़ जाएगा। आज भी उन मरे हुए पशुओं का निस्तारण कर रहे हैं अपनी जान को जोखिम में डाल के। क्या ऐसे लोग योद्धा नहीं है? क्या ऐसे लोग हमारे समाज को महामारी से नहीं बचा रहे हैं? क्या ऐसे लोगों को अपमानित करके अछूत कहा जाना चाहिए? क्या ऐसे लोगों को इज्जत नहीं मिलनी चाहिए? तो मैं समझता हूँ निश्चित तौर पर मिलनी चाहिए। मैं समस्त देशवासियों से अपील करता हूँ कि आप लोग हमारे इस दलित, पिछड़े, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को, ओबीसी के लोगों को मानवता का दर्जा दीजिए, तो भारत मजबूत बनेगा। आप भी सब लोग राष्ट्रीयता की बात करते हैं, लेकिन राष्ट्रीयता आपके मन में नहीं है। मैं समझता हूँ अगर राष्ट्रीयता आपके मन में, अगर आप ईमानदार हैं, अगर भारत को मजबूत देखना चाहते हैं, तो पूरे देश में रहने वाले सभी लोगों को एक भाई की तरह, एक साथ में प्यार मोहब्बत बांटते हुए सबको साथ लेके चलो ना।
हमारे लोगों को भी इज्जत दो ना, हमारे लोगों के साथ रोटी बेटी का रिश्ता करो ना, क्या दिक्कत है? और अगर तुम्हें रोटी बेटी का रिश्ता करने में दिक्कत भी हो तो पहले चलो हम दलित लोग आपस में हम दलित आदिवासी पिछड़े वर्ग के लोग आपस में इस रिश्ते को बनाएंगे, लेकिन कम से कम हम मानव का अधिकार तो दो, हमें सम्मान तो दो, इंसान तो समझो। ये जो आप घोड़े पे चढ़ते हुए हमला करके हमारा को अपमानित करने का काम करते हैं, मूंछ रखने पे हमारे भाई को मार देते हैं, हमारी बहन बेटी की इज्जत लूट के बहुत खुशियां मनाते हैं, ये चीज बंद कीजिए। इस तरीके से भारत मजबूत नहीं हो सकता। अगर भारत को मजबूत होना है, भारत को मजबूत करना है, अगर हम सब लोग अपने देश से प्यार करते हैं, आओ हम सब लोग मिलकर एकजुट होकर समाज के इस आंदोलन को लेकर आगे चलें, तब भारत मजबूत होगा। तो मैं समझता हूं मिशन जय भीम एक आंदोलन की शुरुआत हुई है, पूरे देश में से लोग मिशन जय भीम से जुड़ते जा रहे हैं। आने वाले समय में हम उसके द्वारा पूरे दलित आदिवासी अति पिछड़े वर्ग को सबको एकजुट करके सामाजिक तौर पर मजबूत करने का काम करेंगे और उनके आर्थिक विकास के रास्ते भी खोलने का काम करेंगे, उनके ज्ञान के अपने स्रोत तलाशने की कोशिश करेंगे ताकि समाज मजबूत हो सके। तो कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके साथ साथ कुछ और बात भी हो जाए कि बहुत से लोग हमारी योग्यता पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, मेरिट की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर तो कोई रिजर्वेशन नहीं है। हमारे जो लोग हाई कोर्ट में जज बने, जो सुप्रीम कोर्ट में जज बने, इवन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, वो तो अपनी मेरिट से हैं। हमारे समाज की एक बेटी सिविल सर्विसेज में जिसने टॉप किया है, तो वो तो अपनी उसकी मेरिट को क्या आप नकार देंगे? जेईई मेन के अंदर जिसने टॉप किया है हमारे समाज की बेटी ने, क्या उसको आप नकार देंगे? क्या जो सिविल सर्विस में एक बेटे ने भी हमारे टॉप किया है पूरे देश में, क्या उसको आप नकार देंगे? इसका मतलब है कि योग्यता की हमारे पास कमी नहीं है, अवसर की जरूरत है। हमारे पास एक से काबिल लोग हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे के जी बालाकृष्णन साहब, टीना डाबी एक हमारी आईएएस रही, आंध्रा से हमारे एक लड़के ने आईएएस टॉप किया, मिस्टर सोनकर ने जेईई मेन को टॉप किया जो राजस्थान से। तो इस तरीके से इतने सारे लोग हमारे समाज के लेके चपरासी से मुख्य न्यायाधीश तक बन गए, लेके ग्राम प्रधान से राष्ट्रपति तक बने, एक नर्सरी के अध्यापक से लेकर प्रोफेसर तक बने। उसके बाद भी हमारे लोगों के ये प्रश्न चिन्ह लगाना कि मेरिट नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं जी लोगों में इनमें मेरिट नहीं इसलिए देश पीछे गया है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अब तक देश की जो ब्यूरोक्रेसी किसके हाथ में रही है? देश के नीति निर्धारक कौन रहे? देश की सत्ता किन लोगों के हाथ में रही है? उसके बाद भी अगर भारत पूरे दुनिया के से तुलना करने पर अगर बहुत पीछे नजर आता है, तो उसका कारण आप हमारे समाज को क्यों ठहराते हैं? उसका कारण आप रिजर्वेशन को क्यों ठहराते हैं? जहाँ पर रिजर्वेशन नहीं उसको देख लीजिए भाई। जो आप पूरे समाज का जो ढांचा है जब उसको देखेंगे और पूरे 4000 साल तक आज तक शासन किसके हाथ में रहा है, फिर देश गुलाम क्यों हुआ? साइंटिस्ट सारे आप लोग हैं, वहां तो रिजर्वेशन नहीं है, तो उसके बाद फिर वहां हम लोग वो क्यों नहीं कर पाए जो पूरे दुनिया के अंदर बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हुए जिन्होंने रिसर्च की है और नई नई इन्वेंशंस की है, इन्वेंशंस के क्षेत्र में हम लोग कहाँ खड़े? तो ये कहना बंद कीजिए कि रिजर्वेशन की वजह से देश पीछे गया है। बल्कि मैं ये कहता हूं कि देश अगर आज मजबूत हुआ है और देश में अगर उत्पादन बढ़ा है, देश में निर्माण के क्षेत्र में हम लोगों ने तरक्की की है, तो इस पर्टिकुलर सारे कामों को तो करने वाली कुछ विशेष जातियां नहीं है। तो आइए इस बात को, चर्चा को बंद करें। अब इस बात को छोड़िए कि मेरिट क्या है या रिजर्वेशन क्या है। आप जिसका जो हक है उसको देने की बात करो। मैं तो ये कहता हूँ रिजर्वेशन को भी ये एक तरीके का एक स्टिग्मा बन गया हमारे ऊपर। मैं कहता हूँ जितने भी देश में प्राकृतिक संसाधन है उसको सब में समान रूप से बांट दीजिए, और जो देश में जल जंगल जमीन है उसको सब में समान रूप से बांट दीजिए। व्यापार में भी हमें अच्छे अवसर दीजिए, व्यापार में भी हमें हिस्सा दीजिए, और सारे सरकारी ठेकों में हमें हिस्सा दीजिए। उसके बाद मैं समझता हूँ हमारे समाज एक दिन अपना खुद कहेगा अब हमें इस रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। आप लोग खुद किसी पिटीशन को डलवाते हैं, पीए डलवाते हैं, और उसके माध्यम से जो कुछ निर्णय होते हैं उसमें कई बार निर्णयों में ऐसा दिखता है कि जैसे एक मानसिकता काम कर रही है, न्याय नहीं हो रहा है। तो मेरे ख्याल से अब हमें चाहिए कि हम एनालिसिस करें, क्रिटिकल एनालिसिस होना चाहिए, और सही बात को सही कहना सीखना चाहिए और गलत बात को गलत कहना सीखना चाहिए। तभी मैं समझता हूँ कि हमारा देश आगे बढ़ेगा, तभी भारत एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर दुनिया के नक्शे में आगे नजर आएगा। आइए अब कुछ प्रश्न ले लेते हैं, प्रश्नकाल शुरू करते हैं। चूंकि चर्चा काफ़ी लंबी हो गई है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग अगर कोई प्रश्न पूछना चाहें
तो मैं उन प्रश्नों का जवाब जरूर देना चाहूँगा। कोई प्रश्न आए क्या? दीजिए जरा। जी, हाँ, पहला सवाल उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से आया मिस्टर समर का, जिन्होंने कहा है कि दलित माइनॉरिटी अति पिछड़े वर्ग के संदर्भ में आप दिल्ली को कैसे देखते हैं? क्या दिल्ली की स्थिति और राज्यों से बेहतर लगती है? निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि दिल्ली की स्थिति बाकी राज्यों से बेहतर नज़र आती है। कम से कम दिल्ली के अंदर तो इस तरह की घटनाएं देखने की नहीं मिलती कि किसी को घोड़ी पर चढ़ के बारात नहीं निकालने दी गई। दिल्ली में कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति हुई है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति हुई है, और पूरे देश की सरकारों के लिए एक मार्गदर्शन किया गया है कि शिक्षा सरकारी स्तर पर भी, सरकारी स्कूलों में भी शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाया जा सकता है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि दिल्ली बाकी राज्यों से निश्चित तौर पर भिन्न है। दूसरा सवाल रोशन लाल गोकलपुरी से पूछ रहे हैं कि लॉकडाउन के बीच में इस तरह अपनी बात रखने की जरूरत समझी आपने, आखिर क्यों? मैं इसका जवाब देना चाहूँगा कि निश्चित तौर पे लॉकडाउन के दौरान में वैसे तो सोशल डिस्टेंसिंग की हुई है। सोशल शब्द गलत है, सोशल डिस्टेंसिंग, बेसिकली फिजिकल डिस्टेंसिंग होना चाहिए। और चूँकि आपको पता होगा कि हम लोग अपने इस कैंप ऑफिस में समाज की बड़ी बड़ी मीटिंग करते रहे, जिसमें हज़ारों की संख्या में भी आदमी जुटे हैं, और बहुत दिन से आप सबसे बात नहीं हो पा रही थी, तो मन कर रहा था कि आप सबसे बात करूं। तो इसी संदर्भ में मैंने सोचा कि क्यों ना फेसबुक लाइव करके आप लोगों से बात भी की जाए, और आप लोग कुछ सवाल करें तो आपके सवाल का जवाब देकर आपको संतुष्ट भी किया जाए। क्योंकि पहले आप लोग जगह जगह की समस्याएं लेके आते थे और सवाल करते थे, तो हम लोग उनका सवाल का जवाब भी देने की कोशिश करते थे, और साथ में आप लोगों को आप लोग के सहयोग से उन समस्याओं का समाधान भी करते थे। तो इसी प्रकार ये जो आज इस लॉकडाउन के दौरान मीटिंग की गई है, इसी कारण से की गई है, और मैं समझता हूँ कि आगे चल के हम और भी इस तरह फेसबुक लाइव करके आप लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। तीसरा सवाल महाराष्ट्र से प्रशांत जी ने पूछा है, क्या न्यायपालिका को आरक्षण के मामले में हस्तक्षेप रखना चाहिए? जिस तरह अभी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, 5 जज बेंच की कमेटी का एक वकील होने के नाते आप इसे कैसे देखते हैं? एक वकील होने के नाते मैं ऐसे देखता हूँ, उस जजमेंट के अंदर उन्होंने कुछ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स को डायरेक्शन दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को, कि आप देखिए कि कौन कौन सी जातियाँ तरक्की कर गई हैं, उनको आप रिजर्वेशन से बाहर करने की करिए, और जो कमज़ोर है उनको लाने की बात कीजिए। मैं समझता हूँ कि रिजर्वेशन कई बार उन्होंने आर्थिक स्थिति की भी बात की है। मैं समझता हूँ जो लॉ के हिसाब से, अगर एज वकील होने के नाते मैं बताऊँ तो एजुकेशन जो दोज आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, दे आर एंटाइटल्ड टू गेट बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। तो इसमें आर्थिक स्थिति की कहीं बात ही नहीं है। और दूसरी बात, जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है वो तो आज आप देखिए वो अपना भी रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं ले रहा है। जो लोग नौकरी में अच्छी जगह आ गए उनके बच्चे रिजर्वेशन से नहीं पढ़ रहे हैं। इक्का दुक्का एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं जिसको आप देना चाहेंगे कि कुछ लोग जो अच्छी स्थिति में भी ले रहे हैं। मेजोरिटी में लोग अब इसको स्टिग्मा मान के जो सक्षम हो रहे हैं वो अपना आप ही कमज़ोर लोगों के लिए रिजर्वेशन को छोड़ते जा रहे हैं। और जो मुझे लगता है कोर्ट को देखना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में क्या कहता है। उनको अपने तरीके से कोई डायरेक्शन देने की बजाय कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मैं समझता हूँ डायरेक्शन देनी चाहिए, और वही एक सही मायने में लॉजिकल समाधान हो सकता है। क्योंकि हम सब लोग कानून से बंधे हैं, संविधान से बंधे हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी संविधान से बंधी है, हाई कोर्ट भी संविधान से बंधी है, न्यायपालिका भी के साथ साथ कार्यपालिका और एग्जीक्यूटिव ये भी संविधान से, कार्यपालिका और विधान पालिका ये भी कानून से बंधी हुई है। तो मैं समझता हूँ कानून के हिसाब से ही चलना चाहिए, और कोर्ट को भी उसी हिसाब से अपने जजमेंट्स देने चाहिए। प्रदीप गोंडा से बोल रहे हैं, उन्होंने पूछा है
दलितों पर जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों में हर रोज शोषण की खबरें आती रहती हैं। दलित एट्रोसिटी के मामलों पर कोई एसआईटी गठित नहीं की जाती, न ही कोई विशेष कानून बनता है, न ही रासुका लगता है। ऐसे में सरकारों का क्या कदम उठाना चाहिए? मैं समझता हूँ प्रदीप जी, आपने सही सवाल पूछा है। हम देख रहे हैं कई प्रदेशों में बहुत जल्दी रासुका लगा दी जाती है और लंबे समय तक लोगों को जेल में रखा जाता है। हमारे ही एक साथी चंद्रशेखर को भी बाद में रासुका लगा के, बेल हाईकोर्ट से होने के बाद रासुका लगा के लंबे समय तक अंदर रखा गया। और केवल चंद्रशेखर नहीं, और बहुत सारे हमारे साथी जिनको इसी तरह के छोटे मोटे केसेस में भी उन पे एनएसए लगाया गया और उनको लंबे समय तक अंदर एक साजिश के तहत जानबूझ के रखा गया है। तो और दलितों के साथ लगातार उत्पीड़न पूरे देश में सभी राज्यों में लगभग काफ़ी होते रहे हैं, लेकिन सरकारों को जो सरकारों के अंदर संवेदना होनी चाहिए, जिस तरह उनको इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए एट्रोसिटीज एक्ट का, उसको भी इफेक्टिव तरीके से लागू नहीं किया जाता। क्योंकि एक्ट में परिवर्तन हो चुका है 2016 में। एक्ट के तहत तो यहाँ तक है कि किसी अधिकारी को या पुलिस के अधिकारी को अगर ये उसकी संज्ञान में आता है कि किसी अनुसूचित जाति जनजाति के साथ एट्रोसिटी की कोई घटना घटी है और उस पर कार्रवाई करने के लिए उससे रिक्वेस्ट की जाती है और वो नहीं करते हैं, तो उस अधिकारी के खिलाफ भी उस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके उसको भी जेल में डाला जाना चाहिए, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी तक अमेंडमेंट होने के बाद भी इस तरह की कार्रवाइयाँ होती नहीं दिखती हैं, और जब होती दिखती हैं तो तुरंत कोई कोर्ट में PIL लगा के उसको पूरे कानून को बदलने का प्रयास करता है। ऐसा पहले हो चुका है। तो मैं समझता हूँ कि राज्य और सरकारें और केंद्र निश्चित तौर पे संवेदनशील होगा, लेकिन सबसे पहले हमारे समाज के लोगों को संवेदनशील होना पड़ेगा। अपनी सामाजिक शक्ति को ताकतवर बना के इन सरकारों को हमें कम से कम ये एहसास कराना पड़ेगा कि आपको हमारी सुननी पड़ेगी, हमारी कम से कम जायज़ मांगे तो आपको सुननी पड़ेगी, कम से कम हमें न्याय तो आपको देना पड़ेगा। इसके बिना, इससे कम में अब पीछा छूटने वाला नहीं है। अगला सवाल पालम से राजकिशोर जी ने पूछा कि लॉकडाउन के दौरान जब लोग खुद क्वारंटाइन होने को मजबूर हैं, ऐसे समय में भी दलितों के साथ पक्षपात किया जा रहा है, उनके हाथ का खाना खाने से परहेज किया जा रहा है, इस मानसिकता का अंत कैसे होगा? निश्चित तौर पर बेहद शर्मनाक है कि एक तरफ खुद संक्रमित बीमारी से हम लोग लॉकडाउन हैं, परेशान हैं, क्वारंटाइन हुए हैं, और ऊपर से क्वारंटाइन होने के बाद हम अभी भी उस जातिगत मानसिकता से बाहर नहीं निकल रहे हैं। एक केस यूपी का हमारे संज्ञान में भी अभी आया था कुछ दिन पहले कि क्वारंटाइन सेंटर में एक अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति ने उस गांव के दलित प्रधान के घर में बने हुए खाने को खाने से मना कर दिया। तो मानसिकता, जातिगत मानसिकता अभी भी लोगों के मन से नहीं निकल रही है। अभी भी हमारे लोगों के साथ जातिगत उत्पीड़न, इस दौरान भी काफ़ी घटनाएं घटी। NDTV पे भी इस तरह की एक रेप की घटना और हमारे समाज के लोगों के साथ हमले की घटनाएं कई आई हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर, कानपुर के अंदर कई घटनाएं इस तरह की घटी हैं, लॉकडाउन के दौरान भी हुई है। तो मैं समझता हूँ निश्चित तौर पे ये एक मानसिकता का सवाल है, और ये अब न्याय की लड़ाई जो मिशन जय भीम के माध्यम से शुरू हुई है, ये पूरे देश के अंदर इस जातिगत मानसिकता से हमें बाहर निकलने का एक माध्यम बनेगी, मुझे पूरा भरोसा है। अगला प्रश्न लेते हैं। मिस्टर सूरज भान हैं चांदनी चौक से, उन्होंने सवाल किया, विकास का रास्ता शिक्षा से ही निकलता है, लेकिन जिस तरह शिक्षा का निजीकरण कर उसे बर्बाद किया गया, उसे महंगा किया गया, क्या ऐसे में आशा की किरण कहीं से दिखाई देती है? सूरज भान जी, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि दिल्ली की सरकार ने एक शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठा के एक नई आशा की किरण दिखाई है, जो पूरे देश की सरकारों के लिए एक मार्गदर्शन है कि वो अगर वास्तव में गरीबों के हितैषी हैं, क्योंकि गरीब तो किसी भी जात में हो सकता है। वो अलग बात है कि अनुसूचित जाति जनजाति में अति पिछड़े वर्ग के लोगों में ज़्यादा गरीब हैं, लेकिन गरीब तो किसी भी जाति में हो सकता है। तो एक दिल्ली की सरकार ने कम से कम एजुकेशन में बड़े पैमाने पर सुधार करके दिल्ली के मतलब सरकारी स्तर पर एजुकेशन के स्तर को उठाने का काम किया है, और ये वास्तव में एक आशा की किरण है। मैं समझता हूँ पूरे देश की सरकारों को पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ के अलग होके गरीब लोगों के विकास के लिए निश्चित तौर पर शिक्षा के सुधार के क्षेत्र को अपने यहाँ भी, शिक्षा के सुधार के इस कार्यक्रम को अपने यहाँ भी लागू करना चाहिए। अगला प्रश्न इलाहाबाद से तान्या का है, स्वास्थ्य सेवाओं की जिस तरह हालत है उससे सबसे ज़्यादा आज दलित गरीब वर्ग प्रताड़ित है, क्या ऐसे में सरकार के पास कोई बेहतर नीति है? तान्या जी, आपका सवाल अच्छा है, चूँकि
बेशक से आज केंद्र की सरकार की भी एक योजना आयुष्मान के नाम से चल रही हो और बाकी राज्यों ने भी निश्चित तौर पर कुछ स्कीम्स बनाई होंगी, लेकिन अभी भी उन स्कीम्स का लाभ हमारे दलित, आदिवासी, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को पूरी तरह नहीं मिल पा रहा है। अभी भी हमारे लोग दवाई के अभाव में, इलाज के अभाव में अपनी जान गंवाने को मजबूर है। और अगर कोई गंभीर बड़ी बीमारी हो जाए तो अभी भी अगर उन पर छोटा मोटा कोई मकान दुकान होती है तो उसको बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, गिरवी रखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अभी भी उनको सरकार के माध्यम से जो मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। लेकिन मैं ऐसे में कम से कम एक उम्मीद करता हूँ कि दिल्ली की जो आरोग्य कोष से एक योजना चलाई जा रही है जिसमें कोई भी गंभीर बीमारी हो जाए तो आप सरकारी हॉस्पिटल के माध्यम से अगर रेफ़र होके, चाहे प्राइवेट में जो पैनल पे हॉस्पिटल है उसमें रेफ़र किया जाता है, वहाँ जाके अपना इलाज करा ले तो लाखों में जितना भी खर्च आता है वो पूरा का पूरा खर्चा सरकार उठाती है। और दूसरी जो दिल्ली ने एक्सीडेंट के मामले में जो फरिश्ते योजना जो लेके आए हैं, क्योंकि अब तक हम देखते थे कि एक्सीडेंट्स में अक्सर बहुत बड़े पैमाने पर डेथ होती थी और वो इसलिए होती थी कि समय पे इलाज नहीं मिल पाता था। लेकिन इस योजना के आ जाने से दिल्ली में जो एक्सीडेंट हुए व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाता है, एक तो पुलिस उससे पूछताछ नहीं करती, उसको परेशान नहीं करती, बल्कि उस व्यक्ति के जान बचाने वाला फरिश्ता मानते हुए सरकार खुद उसको 2000 रुपया उसको इनाम भी देती है। और जो जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसका पूरा खर्च, वो चाहे 1 करोड़ रुपये क्यों ना हो, वो पूरा खर्च दिल्ली की सरकार उठाती है, बिना पैसे के उसका पूरा इलाज हो जाता है। तो ये शुरुआत दिल्ली से हुई है और मैं समझता हूँ पूरे देश की सरकारों को इस तरह की दिल्ली की आरोग्य कोष वाली इस नीति को पालन करना चाहिए ताकि हमारे जो गरीब लोग हैं वो भी अच्छे इलाज को पा सकें और अपनी जान को हम लोग बचा सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूँ कि सवाल तो बहुत आए हैं, लेकिन अभी ये सारे सवाल हम संकलित करेंगे और अगली फेसबुक लाइव में हम निश्चित तौर पे आपके साथ बात करेंगे और आपके पहले पुराने सवालों का जवाब देंगे और उसके बाद आगे की बात करेंगे। आप सब लोग मेरे साथ फेसबुक लाइव से जुड़े, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय संविधान, मिशन जय भीम जिंदाबाद।